हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो हमारे फिजिक्स में चौथा पार्ट चल रहा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हमने कल लोरेंज बल के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट में लोरेंज बल वापस देखेंगे। अब क्या होता है, ये गतिमान आवेश को क्या करते हैं, इस कंडीशन में या इस परिस्थिति या इस क्षेत्र से गुजारा जाता है ताकि वहां पर विद्यमान विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, किसी आवेश को किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित वाले क्षेत्र से गुजारा जाता है, यानी दोनों उपस्थित होना चाहिए। तो मान लो कोई क्यों आवेश है, समझ आ रहा है, जहां पर विद्युत क्षेत्र भी होना चाहिए और चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए। इस क्षेत्र से गुजारा जाए तो उसमें क्या होगा, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युतीय बल विद्युतीय बल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युतीय बल एफ ई बराबर क्यू ई। समझ आ रहा है, समीकरण एक। दूसरा था चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल भी होगा। चुंबकीय बल होगा एफ एम इक्वल टू, क्या होगा, क्यू वी बी। समीकरण नंबर दो। अब लोरेंज बल आता है, क्या आता है, लोरेंज बल। तो यही है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित हो तो वहां से किसी भी आवेश को गुजारा जाता है तो उस पर लगने वाला बल लोरेंज बल कहलाता है। तो लोरेंज बल इक्वल टू क्या होगा, दोनों बल एफ ई प्लस एफ एम। एफ इज इक्वल टू, एफ ई का मान रख दो, एफ ई का मान होता है क्यू ई प्लस एफ एम का होगा क्यू वी भी। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ले लो, क्यू ई प्लस वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर। वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो उसको, किसके, वेक्टर के फॉर्म में, एफ वेक्टर बराबर है क्यों। इसे लोरेंज का समीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लोरेंज का समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्वेल्थ क्लास में हो तो इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। और क्या होगा, एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये लोरेंज का। अब इसमें तीन कंडीशन है। पहली स्थिति है, अगर जो भी आवेश गुजारा जाएगा वो किसके समांतर या प्रति समांतर होगा, वो विद्युत क्षेत्र के। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य तो शून्य हो जाएगा, और उसके यानी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य तो शून्य होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य शून्य। तो अब यहाँ पर कार्य कौन करेगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए। और यहाँ पर एफ ई बराबर क्या होता है, क्यू ई। तो हमें तो ए निकालना है, उसका वेग या त्वरण निकाल लेना है। तो ए बराबर क्या होगा, एफ अपॉन एम। एफ का मान यहाँ से रख देना। यहाँ पर क्या विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाएगा। ए बराबर एफ की जगह क्या रखेंगे, क्यू और ई अपॉन एम। पहली कंडीशन में क्या आया, क्यू ई समांतर या प्रति समांतर वाली में, समांतर या प्रति समांतर की स्थिति, प्रति समांतर की स्थिति। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन इसी में आएगी कि अगर वी ई और बी संपाती हो तो क्या होगा, ई वी और बी क्या होना चाहिए, तीनों क्या होना चाहिए, संपाती होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में दोनों ही बल कार्य करेंगे। कौन कौन सा, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों कार्य करेंगे। तो दोनों बल कैसे कार्य करेंगे देखना, और दोनों बल द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। इसमें क्या है, ये कोई क्यों आवेश है, विद्युत क्षेत्र के समांतर भी है और चुंबकीय क्षेत्र के भी समांतर है। तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान भी क्या होगा, शून्य होगा या 180 डिग्री। थीटा बराबर क्या होगा, या तो 0 डिग्री या थीटा होगा 180 डिग्री। अब देखना, तो इसमें इसी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों ही बल क्या होंगे, शून्य होंगे। दोनों ही बल ए वेक्टर बराबर एफ अपॉन एम बराबर क्या होगा, जीरो होगा, यानी किया गया कार्य शून्य होगा। एक फिर तीसरी कंडीशन आती है, एक दूसरे के लंबवत। ये तो होता है क्या, ये
पहले तो समांतर या प्रति समांतर, दूसरा संपाती, और तीसरी कंडीशन क्या आती है, एक दूसरे के लंबवत। एक दूसरे के क्या होना चाहिए, लंबवत होने चाहिए, यानी एक दूसरे के लंबवत। यहाँ पर एफ ई कार्य करेगा और यहाँ इसके विपरीत है, एफ एम कार्य करेगा, ये बी है और ये विद्युत क्षेत्र ई है, क्या होगा, सॉरी ये बी है और ये यहाँ पर ई है, और ये कोई आवेश गतिशील कर है, तो ये एक दूसरे के क्या है, समांतर या प्रति समांतर है, तो क्या होगा, समांतर या प्रति समांतर की स्थिति में तो ये होगा, विद्युतीय बल कार्य करेगा, संपाती की स्थिति में दोनों ही बल शून्य होंगे, और इसमें क्या होगा, एफ एम, कहने का मतलब एफ एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो एफ ई बराबर किसके होगा, एफ एम के, तो एफ ई का बराबर क्या होगा, एफ ई बराबर क्यू ई, समीकरण 1, और एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी बी, तो बराबर रख देने पर क्यू ई बराबर क्यू वी बी, वी निकालना है हमें, तो क्यू ई अपॉन क्यू बी, क्यू से क्यू आवेश से आवेश चला गया, वी बराबर क्या आया, वी बराबर आया ई अपॉन बी, क्या आया, ई अपॉन बी। इस सिद्धांत का उपयोग आवेश के पुंजों को एक निश्चित वेग देने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एक निश्चित वेग देने के लिए किया जाता है। फिर आगे ये टॉपिक कोई प्रॉब्लम है टॉपिक में तो बता दो अभी, पहले हमने क्या पढ़ा, किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र युक्त क्षेत्र से गुजारा जाए तो एक तो विद्युतीय बल लगेगा क्यू ई और दूसरा चुंबकीय बल लगेगा क्यू वी बी। अब दोनों को या दोनों का नेट फोर्स निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर दिया गया है, दोनों में से आवेश को बाहर ले लिया गया है, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये नेट फोर्स होगा। तो ये समीकरण कौन सा था, लोरेंज का समीकरण, लोरेंज समीकरण। उसके बाद हमने देखा कि अगर आवेश को विद्युत क्षेत्र के समान यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भेजा जाए तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा तो वहां पर विद्युतीय बल कार्य करेगा, एफ इजिकल टू एम ए होता है, और विद्युतीय बल एफ का मान कितना है क्यू ई, तो ए का मान यानी त्वरण उस आवेश के द्वारा उत्पन्न त्वरण किसके बराबर होगा, क्यू ई अपॉन एम के बराबर। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये तीनों एक दूसरे के संपाती हो या एक दूसरे के संपाती हो तो क्या होगा, तो वहां पर थीटा का मान आएगा क्या, 0 या 180, 0 या 180 आने पर क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य क्यू वी बी साइन थीटा बराबर 0, तो उसमें क्या, उसमें था किया गया कार्य अभी यानी अभी लिखा था किया गया कार्य किसके बराबर होगा, 0 के। फिर है एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो यानी एक दूसरे के लंबवत हो तीनों ही स्थिति, आवेश, चुंबकीय बल और विद्युतीय बल, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समांतर हो तो एक दूसरे के समांतर हो तो चुंबकीय बल बराबर विद्युतीय बल, चुंबकीय बल एफ ई बराबर क्यू ई और विद्युतीय बल एफ एम बराबर क्यू वी बी, क्यू ई बराबर क्यू वी बी, वी वेग निकालना है तो क्यू ई अपॉन क्यू बी, क्यू से क्यू काट दिया गया है आवेश से आवेश, ई अपॉन बी, वेग वेग बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बटा चुंबकीय क्षेत्र। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, तो आगे देखना। अब ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, रोज का एक दो टॉपिक छोटा छोटा ही पढ़ेंगे, 10-12-15 मिनट का वीडियो ही होगा, क्योंकि एक दो लड़के ने बताया कि आपका जो भी हम ज्यादा लंबा पढ़ाते तो समझ में कम आता है, एक दो ही टॉपिक पढ़ाया जाए, तो आपकी बात को मानते हुए हम एक दो टॉपिक ही पढ़ाएंगे हर रोज, और जितना पढ़ाते हैं आप साथ के साथ क्लियर करते जाना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो और बता देना आप। धारावाही चालक यानी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, धारावाही चालक तार पर बल भी ले सकते हो। देखना देखें, अगर मान लो ये कोई तार है, ये क्या है, कोई तार, और ये डॉट डॉट से क्या चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र। अब इस पर क्या होगा, एक तो कोई डी एफ बल लगेगा और क्या होगा, और ये धारा क्या आएगी, डी आई, समझ में आ रहा है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है बी। अब इसमें क्या करेंगे,
वही हम तो क्या देखते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, बल F इजिकल टू क्यू वी, यानी क्यू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यही देखते हैं क्या, वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ऐसे ना ले तो डी एफ बराबर क्या होगा, डी एफ या एफ वेक्टर के बराबर क्या होगा, एफ वेक्टर के बराबर क्या होगा, समाकलन डी एफ, और डी एफ, एफ का मान क्या होगा, आई डी, आई डी एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर के बराबर होगा। फिर चुंबकीय क्षेत्र में बल, चुंबकीय क्षेत्र में बल एफ वेक्टर बराबर आई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब नियतांक है, और उसको तो बाहर ले लिया जाएगा, और समाकलन डी एल इंटू बी वेक्टर, क्या ले लिया जाएगा, डी एल इंटू बी वेक्टर। तो इसका समाकलन करने पर एफ वेक्टर इजिकल टू क्या आएगा, आई डी एल करने पर एल आ जाएगा, क्या आएगा, एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर, क्या आएगा, एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर। उसके बाद आगे देखने पर क्या होता है, आगे देखने पर आई एल बी साइन थीटा, यानी इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, एफ वेक्टर इजिकल टू आई, आई एल बी, आई एल बी साइन थीटा, इसी प्रकार आएगा। एक दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हो, किस प्रकार, इसी फॉर्मूले से, क्या, एफ इजिकल टू क्यू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग वी डी बराबर क्या होगा, या कुल आवेश के बराबर, क्यू इजिकल टू किसके बराबर होगा, वी डी साइन थीटा के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वी डी बी साइन थीटा के, किसके, बी साइन थीटा के बराबर होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कुल आवेश को एन ई से लिया जाएगा, एन ई, कुल आवेश क्यू बराबर एन ई ए एल, एन ई एल, फिर क्या लिया जाएगा, एन ए, यानी एन ए एल ई वी डी बी साइन थीटा, एन ए एल ई वी डी बी साइन थीटा। फिर उसकी जगह वैल्यू रखकर हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला निकालेंगे, आई एल बी साइन थीटा, और ये क्या है, किसी धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक के कारण लगने वाला बल। इसको सदिश फॉर्म में लिखे तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर इंटू, आई वेक्टर इंटू एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर के बराबर होगा। चालक की लंबाई है, और बल की दिशा क्या होगी, लंबाई इंटू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्यों आवेश के कारण अंदर क्रिया होती है, बल की दिशा होगा एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तार सीधा तब धारा की दिशा एल की दिशा होती है, तार सीधा होगा तो धारा की दिशा एल की दिशा होगी। मुड़े हुए तार के कारण प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर खींचा गया सदिश एल वेक्टर की दिशा को इंगित करेगा। फिर उसके बाद आता है ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई सीधा तार है, ये क्या है, सीधा तार है। इसमें अगर मान लो एल लंबाई का तार है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी यहाँ पर इसका ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज घटक है, या इनके मध्य चुंबकीय क्षेत्र और इसके मध्य तार के मध्य थीटा कोण है, तो और यानी इस बिंदु पी पर इसका निकालना है, यह दूरी क्या है, आर। तो धारावाही अल्पांश का सदिश क्या होगा, आई डी एल, क्या होगा, आई, और सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इसके मध्य तार के मध्य थीटा कोण है, तो इसका बल, लगने वाला बल क्या होगा, आई डी एल, आई डी एल, सॉरी आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक आता है बायो सावर्ट नियम। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, बायो सावर्ट नियम। बायो सावर्ट के नियम द्वारा किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। हालांकि यह नियम अत्यंत छोटे अल्पांशों या चालकों के लिए है, किंतु इसके द्वारा लंबे चालक का चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात किया जा सकता है। बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, देखना, देखें। इसके बाद क्या है, एक छोटी सी हेडिंग है बायो सावर्ट नियम, यह भी पूछा जाने वाला है।
यानी कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है आजकल। बायो सावर्ट नियम, ये धारावाही अल्फांसों के कारण लगता है क्या? बायो सावर्ट या सेवर्ट नियम भी बोला जाता है, बायो सेवर्ट नियम। और ये किस प्रकार लगता है? अगर मान लो थीटा है बिंदु P पर, ये r दूरी पर स्थित है, यहाँ पर कोई धारा आई dl लग रही है, समझ में आ रहा है? तो db किसके, यानी b समानुपाती होता है किसके, चुंबकीय क्षेत्र b समानुपाती, या db लिख सकते हैं अल्पांश के रूप में, d समानुपाती होगा किसके, I के, धारा के समानुपाती होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, db समानुपाती होता है dl के, फिर db किसके समानुपाती होगा, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या लिया जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा के। फिर उसके बाद db व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के, तो टोटल जोड़ दिया जाए तो db समानुपाती होगा idl साइन थीटा अपॉन r² के, किसके बराबर होगा, idl साइन थीटा अपॉन r²। समानुपाती का नियतन घटाते हैं तो क्या आता है, के idl साइन थीटा अपॉन r², के एक स्थिरांक या नियतांक है। एक धारावाही अल्पांश सदिश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पहला है प्रवाही धारा के समानुपाती होती है, अल्पांश सदिश के लंबाई के समानुपाती होती है, अल्पांश सदिश की लंबाई ये धारा है। और फिर है धारावाही अल्पांश सदिश व स्थिति सदिश के मध्य कोण की ज्या के समानुपाती, ज्या का मतलब होता है साइन थीटा। फिर अर्थात डीबी बराबर के आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। और के का वैल्यू क्या होता है, के का ऐसा ही मात्रक होता है, या के की वैल्यू होती है के बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या 10 की पावर -7। म्यू नॉट बराबर है, म्यू नॉट बराबर आप लिख सकते हो 4 पाई इंटू के का मान वही है 10 की घात 7। और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। और फिर है चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, आई dl वेक्टर इंटू आर वेक्टर, सदिश के रूप में दर्शाना है। अगर सीधा तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारावाही चालक में अंगुलियों की यानी दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम है, एक तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम, एक दाएं हाथ का नियम। एक तो क्या है, दा, दाएं हाथ का नियम, एक है किसका नियम, मैक्सवेल का नियम। अब मैक्सवेल का नियम क्या कहता है, यदि किसी दक्षिणावर्त पेच को किसी धारावाही चालक के सदिश रखा जाए तो उसे इस प्रकार घुमाएं कि पेच चालक के में बहने वाली धारा की दिशा में गति करे तथा अंगूठा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में घूमेगा। दूसरा बाएं हाथ का नियम है, यदि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े, किस प्रकार, दाएं हाथ को इस प्रकार पकड़ेगी, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, इंगित करेगी। समझ में आ रहा है? तो इससे दिशा याद की जा सकती है। फिर है दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा को और अंगुलियां उस बिंदु की ओर रहे तो नोक करने की दिशा बी की दिशा हो गई, यानी चुंबकीय क्षेत्र की। मुड़ा हुआ अंगुलियां धारा की दिशा में मुड़ने पर अंगूठे की दिशा बी की दिशा हो गई, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। धारावाही तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, धारावाही चालक तार की अक्ष पर क्या होगा, शून्य। और क्यों होगा, आईडीएल में डीएल का मान या ज्या का मान कितना होगा, साइन 0 का मान 0 होता है। फिर उसके बाद है परिमित लंबाई के तार के कारण आईडीएल साइन थीटा अपॉन r²। कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लेते हैं, क्या ये अपॉन डी साइन थीटा 1 थीटा 2 जो भी है, आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप हो तो हम, और हम है तो आप। धन्यवाद।